हेलो ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1। ये आपका सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का। हम कवर कर रहे हैं टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये आपको चैप्टर 5 के अंदर टॉपिक आता है। इससे पहले की वीडियोस पे हमने कार्डियक सिस्टम को कवर किया था, उसमें आने वाले सारे ही डिसऑर्डर्स को कवर किया है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं उनको कवर करा। इससे पहले हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिसऑर्डर के बारे में जाने, नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा जीआई सिस्टम है ये अपर एंड द लोअर ट्रैक में डिवाइडेड होता है। अपर सिस्टम में आता है ओरल कैविटी, इसोफेगस एंड द स्टमक। लोअर कैविटी में आता है लार्ज इंटेस्टाइन एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस और रेक्टम इंक्लूडेड होता है। तो डिसऑर्डर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है ये लंबा होता है कितना, 5 to 6 मीटर। कितना लंबा होता है, 5 to 6 मीटर। ये लॉन्ग एक ट्रैक है जो कि डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, लॉन्ग एंड द अपर एंड द लोअर जीआई सिस्टम। अपर सिस्टम में आता है ओरल कैविटी, इसोफेगस एंड द स्टमक। लोअर ट्रैक में आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन जीआई ट्रैक में। तो डिसऑर्डर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जीआई सिस्टम में? मेनली जो कॉजेज होते हैं कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स की वजह से भी होते हैं, कंजेनाइटल कंडीशन की वजह से भी अराइज होते हैं। कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से कॉज होते हैं। अदर बात करें तो मिसलेनियस यानी कि अदर कंडीशंस की भी वजह से जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन अराइज होती हैं। कंजेनाइटल डिसऑर्डर, क्लेफ्ट लिप आपको देखने को मिलेगा, क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिलेगा, एनाटॉमिकल कोई भी अबनॉर्मलिटी, एनोरेक्टल डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। डिसऑर्डर ऑफ द इन्फेक्शन, डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, वॉर्म इन्फेक्शन हो सकते हैं। मिसलेनियस अदर कंडीशन हो सकती है, इन्फ्लामेशन इंटेस्टाइन में हो जाना या फिर लीवर का एनलार्जमेंट हो जाना। तो ये सारी कंडीशन मिसलेनियस डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट हम पहला देख रहे हैं कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं जीआई ट्रैक्ट में। तो पहला है कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ जीआई दैट आल्सो डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स। तो पहले हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ द माउथ। माउथ में ऐसे कौन से कंजेनाइटल डिसऑर्डर होते हैं? क्लेफ्ट लिप होगा, क्लेफ्ट पैलेट होगा। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्लेफ्ट लिप में क्या होता है। इसके भी टाइप होते हैं, यूनिलेटरल होता है, बाईलेटरल होता है, क्लेफ्ट पैलेट भी होता है। एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी बेबी के अंदर होती हैं। एंड द डिसऑर्डर ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस जो हमारा फूड पाइप होता है उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? तो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में या तो वो ट्रेकिया जो है उसमें अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होगा इसोफेगस का, या इसोफेगस क्या है प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं होगा, माल फॉर्मेशन होगा इसोफेगस का। इसोफेजियल एट्रेशिया, एट्रेशिया का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गन हमारा कंप्लीटली डेवलप्ड ही नहीं है बाई बर्थ। तो इसोफेजियल एट्रेशिया मतलब इसोफेगस प्रॉपरली क्या है, डेवलप नहीं हुआ है बेबी के अंदर, बेबी की बॉडी। तो कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट हमने माउथ को देखा, इसोफेगस को देखा। स्टमक में कौन कौन से कंडीशंस होते हैं? पायलोरिक स्टेनोसिस, जो पायलोरिक स्पिंचर होता है स्टमक के अंदर, लोअर पार्ट में स्टमक के, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? नैरोइंग प्रेजेंट होती है। डिसऑर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा। इंटेस्टाइन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पा रहा और बेबी को स्टूल पास करने में भी प्रॉब्लम होगी। हर्निया प्रोट्रूशन प्रेजेंट होगा। इंटरसेप्शन यानी कि इंटेस्टाइन क्या होगा, इंटेस्टाइन का जो लेयर होता है इसमें ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी पार्ट है वो अंदर की साइड में इन्वेड होता है। हिर्शस्प्रंग डिजीज, इसमें क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक कंडीशन होता है। इसमें मेगाकोलोन देखने को मिलेगा। एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, जो रेक्टम और एनस के बीच का जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो माल फॉर्म्ड होता है। कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, इन्फेक्शन की वजह से जीआई ट्रैक्ट में कौन कौन से कंडीशन अराइज होते हैं और मिसलेनियस डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? तो डायरिया इन्फेक्शन की वजह से क्या कॉज होगा, बेबी के अंदर वाटरी स्टूल पास होता है। वॉर्म इन्फेक्शन हो सकते हैं। मिसलेनियस डिसऑर्डर, अदर डिसऑर्डर कौन कौन से होंगे? इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, ये बहुत ही मोस्ट ही कॉमन एक कंडीशन है जो इंडियन बेबीज के अंदर देखने को मिलती है। इसमें कॉपर का फॉर्मेशन हो जाता है लीवर के अंदर, लीवर के टिश्यूज के अंदर कॉपर का एक्यूमुलेशन होने लगता है जिस वजह से सिरोसिस जैसी कंडीशन अराइज होती है लीवर में। ये होता किस लिए है कि अगर मदर बॉयल कर रही है मिल्क को
किसी कॉपर के यूटेंसिल्स में, उस वजह से इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस कॉज होता है। फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट क्राइसिस, यानी कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का जो भी बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो गया है, प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन नहीं है बॉडी में, तो मिसलेनियस डिसऑर्डर के अंदर जीआई सिस्टम में ये कंडीशंस आती हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। कंजेनाइटल एक कंडीशन है जो बेबीज के अंदर अराइज होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बर्थ। क्लेफ्ट लिप एंड द क्लेफ्ट पैलेट आर द कंजेनाइटल एनॉमलीज। ये कैसी कंडीशन है? कंजेनाइटल बेबी के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, दैट अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एंड द बोनी स्ट्रक्चर। ये होता क्यों है? जब सॉफ्ट टिश्यू बेबी के लिप के सराउंडिंग में होते हैं और बोनी स्ट्रक्चर जो होता है वो आपस में फ्यूज नहीं हुआ होता है, इसलिए ये क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट जैसी कंडीशन अराइज होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब भी बेबी वूम में होता है मदर की और उसका डेवलपमेंट हो ही रहा होता है, तभी ये कंजेनाइटल अब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं। मेनली होता है क्या है, मदर में कोई भी इन्फेक्शन है, रुवेला है, क्रोमोसोमल अब्नॉर्मलिटीज हैं, या फिर बेबी में कोई भी अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, बेबी का बर्थ बहुत कम है, तो दैट ये कंडीशन प्री टर्म बेबी है उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। इनके भी टाइप होते हैं, ये यूनिलेटरल है, ये बाईलेटरल, दोनों साइड में क्या है क्लेफ्ट लिप में देखने को मिल रहा है। ये क्लेफ्ट पैलेट है, अपर पार्ट जो है माउथ का अपर रूट जो है वो अच्छे से फॉर्म नहीं है, बोनी स्ट्रक्चर फ्यूज नहीं हुए हैं अभी। तो पहला आता है क्लेफ्ट लिप। हेयर लिप आता है, क्या है? कंजेनाइटल कंडीशन। ये कैसा है? क्लेफ्ट लिप एक कंजेनाइटल कंडीशन है ऑफ अ यूनिलेटरल वर्टिकल क्लेफ्ट फिशर गैप इन द अपर लिप। इसमें क्या होता है? गैप प्रेजेंट होता है अपर लिप के बीच में, ड्यू टू फॉल्टी फ्यूजन ऑफ द मीडियन नेजल प्रोसेस। मीडियन नेजल प्रोसेस है बीच में, बेबी के नोज के सेप्टम के बीच में जो प्रोसेस होता है वो फेलियर हो जाता है, जिस वजह से फ्यूजन का प्रोसेस अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाता विद द लेटरल मैक्सिलरी प्रोसेस। लेटरल मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ में ऐसा देखने को मिलता है। मेनली कॉमन होता है ये बॉयज के अंदर कंपैरिजन टू द गर्ल्स। गर्ल्स में ये इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता, और बहुत ही ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है बेबीज के अंदर, बॉयज के अंदर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप इसके क्या क्या होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स, 4 मेन टाइप्स ऑफ द क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप मेनली 4 टाइप का होता है। पहला है यूनिलेटरल, फिशर बिलो द सेंटर ऑफ द बोन ऑफ द नोस्ट्रिल। फिशर कहाँ प्रेजेंट है? बोनी माल फॉर्मेशन कहाँ पे है? सेंटर ऑफ वन ऑफ द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के सेंटर में प्रेजेंट है। यूनिलेटरल यानी कि एक ही साइड में है। यूनिलेटरल ऑन द लेफ्ट साइड, मेनली किधर साइड में फॉर्म है? कि लेफ्ट साइड में ज्यादा देखने को मिलता है। बाईलेटरल फिशर बिलो द बोथ नोस्ट्रिल, बाईलेटरल यानी कि दोनों साइड में प्रेजेंट होगा, नोस्ट्रिल के दोनों साइड में प्रेजेंट, लेफ्ट एंड द राइट साइड बोथ साइड आर अफेक्टेड। इनकम्प्लीट में क्या होता है? नॉच ऑफ द बर्मिलन बॉर्डर ऑफ द लिप। वर्मिलन बॉर्डर ऑफ द लिप का मतलब है ये बेबी का वर्मिलन बॉर्डर होता है, और यहाँ की नॉच के इसके टिप के ऊपर क्या है? थोड़ा सा एक इफेक्ट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट नॉच अप टू द एल्ब्यूलर प्रोसेस और एला ऑफ द नेसी। नॉच ऑफ द नोज के नॉच साइड में, यानी कि यहाँ तक जो क्लेफ्ट लिप है डिफॉर्मिटी है वो रीच आउट करे। क्लेफ्ट पैलेट यानी कि पैलेटो सिकिसिस, इसमें क्या होता है? कंजेनाइटल फिशर, इसमें भी कंजेनाइटल फिशर प्रेजेंट होता है इन द रूफ ऑफ द माउथ। माउथ के रूफ के ऊपर एक फिशर प्रेजेंट होता है। एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है, बोनिंग स्ट्रक्चर अच्छे से फ्यूज नहीं हुए हैं, फॉर्मिंग अ कम्युनिकेटिंग पासेज वे बिटवीन द माउथ एंड द नेजल कैविटी। एक कम्युनिकेशन का वे पाथवे ये मेक करते हैं किसके बीच में? माउथ एंड द नेजल कैविटी के बीच में। न्यू फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी पैलेट, कोई भी फ्यूजन नहीं प्रेजेंट होता सेकेंडरी पैलेट में। हार्ड पैलेट जो होता है टू ईच अदर और टू प्राइमरी पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, इनके बीच में कोई भी फ्यूजन नहीं प्रेजेंट होगा सॉफ्ट एंड द हार्ड पैलेट के बीच में। इंसिडेंट्स क्या होते हैं देखने में कितना मिलता है? अकरेंस रेट ऑफ द अकरेंस मेनली क्या होता है? 1 in every 2500 लाइव बर्थ। जितने भी 2500 लाइव बर्थ होते हैं उनमें से 1% बेबीज के अंदर ये कंडीशन या एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है। मोर कॉमन इन द गर्ल्स, ये किस में कॉमन होता है? मेनली गर्ल्स में कॉमन होता है कंपैरिजन टू द बॉयज। और क्लेफ्ट लिप किस में कॉमन होता है? मेनली बॉयज में कॉमन होता है कंपैरिजन टू द गर्ल्स। तो कॉजेस क्या है क्लेफ्ट पैलेट के?
वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों में जो कॉजेस है मेनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा ड्यूरिंग द 5 to 8 वीक्स इंट्रायूट्राइन लाइफ। जब भी बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ में होंगे तब कोई भी वायरल इन्फेक्शन कॉज होने की वजह से क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट जैसी कंडीशन अराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल रूबेला वायरस, अगर मदर को रूबेला इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो दैट एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी बेबी की बॉडी में देखने को मिलती है। क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी ट्राइसोमी X21, 18 या फिर 31 ऐसी कंडीशन होने पर भी डाउन सिंड्रोम जैसे कंडीशन अराइज होते हैं। मैटरनल स्मोकिंग, अगर मैटरनल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी किसी हार्मफुल सब्सटेंस के एक्सपोजर में आए हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग कर रही हैं मदर, अल्कोहल इंटेक कर रही हैं, किसी एक्सरे रेडिएशन के एक्सपोजर में आई हैं, तो ये कंडीशन क्या राइज करती है इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो बेबी होता है उसमें इन्फेक्शन को एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज मालफॉर्मेशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स बेबी की बॉडी में दिखेंगे जब क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जैसी कंडीशन होंगी। तो विजिबल गैप एंड द ओपनिंग, एक विजिबल हम उसे नेकेड आई से देख सकते हैं कि बेबीज के लिप्स के बीच में क्या है, गैप प्रेजेंट है, एंड द ओपनिंग और ओपनिंग प्रेजेंट है। मिसअलाइंड और द मिसिंग लिप टिश्यू, जो भी लिप है उनके अपर पार्ट जो है वो मिसअलाइंड है, प्रॉपर वे में फॉर्म्ड नहीं है, और उनके बीच में क्या है जो टिश्यूज हैं वो मिसिंग है। नेजल डिफॉर्मिटी, नेजल सेप्टम, नेजल पॉलिप जैसी कंडीशन भी अराइज हो सकती है। ओपनिंग ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, क्लेफ्ट पैलेट में क्या होगा, जो अपर रूफ होता है माउथ का वो ओपन होगा। डिफिकल्टी विद द फीडिंग, डिफिकल्टी होगी बच्चे को फीड करने में, क्योंकि क्या है अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है। अपर रूफ में बेबी के माउथ का जो अपर रूफ है वो ओपन है, वो अच्छे से फॉर्म नहीं, क्लोज नहीं हुआ है, फ्यूज नहीं हुआ है, इस वजह से बेबी अच्छे से फीड नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो भी वो फूड को या फिर मिल्क को इंटेक कर रहे हैं वो एक्सपायरेट भी हो जाए, विंड पाइप में जाने का भी चांसेस रहता है। स्पीच डिफिकल्टी होगी, बच्चे अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। हियरिंग डिफिकल्टी होगी, इसी के साथ साथ में ओटाइटिस मीडिया जैसी कंडीशन, ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है। डेंटल प्रॉब्लम होंगी, बेबी के जो टीथ हैं वो अच्छे से अलाइन फॉर्म में फॉर्म नहीं होंगे। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, बेबी क्या है अच्छे से ब्रीथ इन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है जो नोज है और अपर पैलेट जो है माउथ का जो अपर रूफ है उसमें डिफॉर्मिटी कॉज है, वो अच्छे से क्लोज नहीं, फ्यूज नहीं हुआ है, जिस वजह से रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी कंडीशन भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द क्लेफ्ट लिप एंड द क्लेफ्ट पैलेट, हम किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर मदर एनीमिक है तब भी क्या है अच्छे से इंट्रायूट्राइन लाइफ में बेबी के स्ट्रक्चर, बेबी के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अच्छे से फॉर्म नहीं होता, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉलिक एसिड बेबी को सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है फॉलिक एसिड इसीलिए दिए जाते हैं, डिक्रीज द रिस्क ऑफ द क्लेफ्ट लिप एंड द क्लेफ्ट पैलेट, जिससे हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का जो चांसेस है उसके रेट को हम कम कर पाए। क्लेफ्ट लिप सर्जरी, मेनली इसको सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू ही जेट प्लास्टी करके ही हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो क्लेफ्ट रिपेयर बाय द जेट शेप सूचरिंग, जेट शेप सूचरिंग मेड करते हैं क्लेफ्ट लिप में। एंड क्या होती है ये, जब जेट शेप में हम सूचरिंग कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, जेट प्लास्टी भी कहते हैं। बिटवीन द 2 to 6 मंथ, कब करते हैं 2 to 6 मंथ के बीच में करते हैं, बिफोर द क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी। और कब करेंगे क्लेफ्ट लिप को रिपेयर, हम सबसे पहले क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करते हैं इससे पहले कि क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी को परफॉर्म किया जाए। तो देयर विल नॉट बी नॉच इन द लिप, तो क्या होगा कोई भी नॉच प्रेजेंट नहीं होगी लिप के अंदर। क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी क्या होती है, प्लैटोप्लास्टी इसको कहेंगे। रिपेयर अराउंड द 1 year ऑफ द एज, कभी परफॉर्म करते हैं 1 year ऑफ द एज में परफॉर्म करते हैं। बिटवीन 12 to 18 मंथ कभी करेंगे। क्लेफ्ट लिप सर्जरी कब परफॉर्म करते हैं, 3 to 6 मंथ के बीच में। और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी कभी परफॉर्म करनी है 12 to 18 मंथ के बीच में, से पहले नहीं करेंगे। और सबसे पहले हमें क्लेफ्ट लिप सर्जरी परफॉर्म करेंगे, देन उसके बाद में हम क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो और एज अर्ली एज पॉसिबल टू फैसिलिटेट द स्पीच डेवलपमेंट, हम इसलिए जल्दी से जल्दी ये सर्जरी परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि स्पीच डिफॉर्मिटी जैसी कंडीशन, ईयर इन्फेक्शन, बेबी को सोलोइंग में भी प्रॉब्लम होगी, बेबी फीडिंग भी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या है जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एज सुन एज पॉसिबल हम इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, क्लेफ्ट लिप एंड द क्लेफ्ट पैलेट।
नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ऑपरेशन होने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है? तो रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10 का मतलब क्या होता है कि सारी चीजें 10-10 के रेशियो में हो। बेबी का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी 10 रेशियो में ही हो, डब्ल्यूबीसी का डेवलपमेंट भी 10,000 ही हो, और इसी के साथ साथ में बेबी का वेट भी 10 पाउंड होना चाहिए। तो देखते हैं क्रिटिकल क्राइटेरिया यूज टू जज द रेडीनेस ऑफ द एन इन्फेंट फॉर द सर्जिकल रिपेयर टू ऑफ अ क्लफ्ट लिप। ये इसलिए करते हैं रूल ऑफ 10 की देखने के लिए कि बेबी सर्जरी के लिए प्रिपेयर है, बेबी की बॉडी जो भी सर्जिकल इंटरवेंशन हम देने जा रहे हैं उसके लिए बेबी की बॉडी प्रिपेयर है या फिर नहीं प्रिपेयर है। तो इन्फेंट मस्ट वेट, इन्फेंट का वेट कितना होना चाहिए? 10 पाउंड होना चाहिए। और बी 10 बेबी कितना टाइम का होना चाहिए? 10 वीक के बेबी होने चाहिए। हैव अ हीमोग्लोबिन वैल्यू 10 ग्राम, और इसी के साथ साथ एचबी लेवल उनका 10 ग्राम होना चाहिए। हैव अ वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना होना चाहिए? लेस देन 10,000 से कम होना चाहिए बिफोर द अंडरगोइंग सर्जरी, से पहले कि वो सर्जरी परफॉर्म करें या फिर उनपे कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाए से पहले रूल ऑफ 10 को हमें मेजर करना है, ऑब्जर्व करना है कि बेबी का वेट 10 पाउंड हो, बेबी का एज 10 वीक के अंदर ही बेबी होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी का अमाउंट 10,000 से कम हो, और इसी के साथ साथ हीमोग्लोबिन का लेवल भी 10 ग्राम होना चाहिए। ड्यूरिंग द फीडिंग होल्ड द इन्फेंट इन एन एस्पिरेशन। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फीडिंग के टाइम पे हमें पेशेंट की जो भी बेबी है हमारे उनकी पोजीशन पे बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि एस्पिरेशन होने के चांसेस रहते हैं और रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट जैसे कंडीशन, डिफिकल्टी जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है। अपराइट पोजीशन एंड गिव द फीडिंग फ्रॉम द साइड एंड द बैक ऑफ द माउथ टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। हम कैसे बेबी को फीड प्रोवाइड करेंगे? बेबी को फीडिंग देते हैं साइड पोजीशन में एंड बैक ऑफ द माउथ, बैक साइड ऑफ द माउथ से देंगे, फ्रंट एरिया से नहीं देंगे, क्योंकि एस्पिरेट होने के डायरेक्ट चांसेस होते हैं। जो भी वो मिल्क ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, वो डायरेक्ट विंड पाइप में एंटर कर सकता है। एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, बेबी को पोजीशन ऐसी साइड लाइन पोजीशन में प्रोवाइड करेंगे, और बेबी के माउथ के साइड से जो भी हम मिल्क देना है, फूड देना है, तो साइड वे में हम उन्हें बैक ऑफ द माउथ उन्हें इंसर्ट करते हैं या फिर एडमिनिस्टर करते हैं। कीप द बेबी नील पर ओरल 6 आवर, सर्जरी से पहले 6 आवर नील पर ओरल हमें बेबी को रखना है प्रायर टू द सर्जरी। मॉडिफाई द फीडिंग टेक्निक, जो भी फीडिंग की टेक्निक है उसको मॉडिफाई चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दीज डिफेक्ट, जैसे जैसे बेबी के अंदर डिफेक्ट प्रेजेंट है। एडवाइजिंग पेरेंट अबाउट द ESSR मेथड ऑफ द फीडिंग। ESSR फीडिंग मेथड क्या होता है फीडिंग का, यहाँ पे देखते हैं। एक्सटेंड द निप्पल, स्टिमुलेट sucking reflex, ये भी अच्छे से सॉलो कर पाए जो भी मिल्क हम उन्हें दे रहे हैं, एंड आर से रेस्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग द फीडिंग हमें बेबी को रेस्ट प्रोवाइड करना है। तो ई फॉर एक्सपेंड यानी कि जो भी निप्पल एरिया है हम उसको बढ़ाएंगे, एंड स्टिमुलेट द सकिंग रिफ्लेक्स, एज पर स्टिमुलेट करेंगे सकिंग रिफ्लेक्स को, एंड एज पर सोलोइंग, सोलोइंग को एलिवेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे कि बेबी अच्छे से सोलो कर पाए, उन्हें मतलब कि अलाउ करेंगे सोलोइंग करने के लिए। एंड आफ्टर द फीडिंग उन्हें रेस्ट प्रोवाइड करेंगे कि जो भी उन्होंने फीडिंग किया है उसके बाद में वो अच्छे से रेस्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज हम नहीं करेंगे जिससे की वजह से वो क्राई करे या फिर इरिटेट हो या फ्रस्ट्रेट हो। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद में किस तरीके से हम बेबी को केयर प्रोवाइड करेंगे, कैसे उनका ध्यान रखेंगे। तो क्लब लिप रिपेयर, यूज द प्रोटेक्टर डिवाइस, प्रोटेक्टर डिवाइस का यूज करते हैं, जो भी स्किन है बेबी की लिप एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मैटर एप्लीकेंस और द एडहेसिव
स्ट्रिप का यूज किया जाता है सर्जिकल साइट पे लगाने के लिए, प्रिवेंट करते हैं टू द ट्रॉमा सूचरिंग लाइन। जो सूचरिंग लाइन है उसपे कोई भी अगर जेट प्लास्टिक करा है तो कोई भी ट्रॉमा या फिर इंजरी कॉज ना हो, क्योंकि बेबी क्या करते हैं बहुत ज्यादा अपने हाथों को हिलाते हैं और जो भी सर्जिकल साइट है उसको स्क्रैच करने की, उसको टच करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से टीयरिंग ऑफ सूचर्स अराइज कंडीशन अराइज हो सकती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम मेटल एप्लीकेंस एडहेसिव स्ट्रिप का यूज करते हैं। प्लेस द इन्फेंट ऑन अ नॉन ऑपरेटिव साइड, पेशेंट को प्लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिव साइड पे। अवॉइड टू प्लेस ऑन रिपेयर साइड एंड द प्रोन पोजीशन, पेशेंट को क्या करेंगे प्लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिव साइड पे, जिस साइड पे ऑपरेशन हुआ होगा उस साइड पे ना लेटाते हुए अपोजिट साइड पे उसको प्लेस करते हैं। अवॉइड करने के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, प्लेस ऑन द रिपेयर साइड एंड प्रोन पोजीशन, बिकॉज पेशेंट को कैसी पोजीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे प्रोन पोजीशन से, क्योंकि बिकॉज दिस पोजीशन में कॉज द रबिंग ऑफ द सर्जिकल साइड एंड द मैट्रेस। जो भी मैट्रेस है वो पेशेंट के सर्जिकल साइड पे इरिटेट कॉज कर सकते हैं और रबिंग कॉज कर सकते हैं, इसकी वजह से सूचर टेयरिंग होने के चांसेस होते हैं। आफ्टर फीडिंग कराने के बाद क्या करना है, क्लीन द सूचर लाइन बाय द नॉर्मल सलाइन ऑन द कॉटन सेप। नॉर्मल सलाइन का यूज करते हुए जो सूचरिंग साइट है उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, रबिंग नहीं करना है, स्लोली जेंटल हाथों का यूज करते हुए उसको क्लीन करेंगे। एल्बो रेस्ट्रेंट यूज करते हैं, इसकी वजह से बच्चे ज्यादा हाथों पैरों को ना हिलाएं और जो सर्जिकल साइड है जहाँ पे सूचरिंग फॉर्म हुआ है वहाँ पे स्क्रैचिंग वगैरह कॉज ना हो। यूज टू प्रिवेंट द इन्फेंट टू इंजरी सर्जिकल साइड, जैसे सर्जिकल साइड पे कोई भी इंजरी ना हो। Prevention of the vomiting is essential to prevent the injury of the suture line and to prevent aspiration. प्रिवेंशन करेंगे कि किसी भी वजह से बेबी को वॉमिट ना हो। जो भी वो फीडिंग ले रहे हैं वो लाइट अमाउंट में ले, ज़्यादा हाई अमाउंट में उन्हें जो भी फीडिंग है वो नहीं कराना है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होगी। और वॉमिटिंग कैसा होता है, फोर्सफुल इजेक्शन होता है। तभी फोर्सफुली बेबी क्या करेंगे, गैस्ट्रिक कंटेंट को निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो सूचरिंग फॉर्म हुई है, जो सर्जिकल साइड है वहाँ पे सूचर टियर हो जाए, हैमरेज होने के चांसेस हैं। इसलिए वॉमिटिंग को हम पूरी तरीके से प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे और जिससे कि कोई भी इंजरी वगैरह सूचरिंग साइड पे ना हो, और एस्पिरेशन को भी प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि बेबी अगर उन्होंने वॉमिटिंग करा तो जो भी वॉमिटिंग का गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लंग्स में एस्पिरेट हो जाए, लंग्स में विंड पाइप में एंटर कर जाए। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट आफ्टर द सर्जरी किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर, अवॉइड यूज ऑफ द ओरल सक्शन, ओरल सक्शनिंग देंगे, प्लेसिंग द शार्प ऑब्जेक्ट इनटू द माउथ एंड द ब्रशिंग ऑफ द टीथ। अवॉइड क्या करना है, ओरल सक्शनिंग, बिल्कुल ही ओरल सक्शनिंग नहीं करेंगे। प्लेस कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट बेबी के माउथ के अंदर हम एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। ओरली हम बेबी का टेम्परेचर भी माउथ से चेक नहीं करेंगे एंड कोई भी माउथ का विजुअलाइजेशन, कोई भी टेस्ट हम लैरिंक्स को एग्जामिन करना या फिर कोई स्पेसिमेन का टेस्ट परफॉर्म करना, हम कुछ भी ऐसा माउथ से नहीं करेंगे, सारी चीजें अवॉइड करेंगे। सॉफ्ट एल्बो और जैकेट रेस्ट्रेंट में यूज टू अवॉइड द टचिंग सूचर लाइन। बेबी को क्या करेंगे, रेस्ट्रेंट प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू वो अपने हाथ पैरों का यूज ना करते हुए अपनी सर्जिकल एरिया को वो टच ना करें। मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ द इन्फेक्शन, देखेंगे कि जहाँ पे भी सर्जिकल साइट हुआ है, जहाँ पे भी सर्जरी परफॉर्म हुआ है वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है सर्जिकल साइट पे, रेडनेस, ऑयलिंग और द ड्रेनेज जैसी कंडीशन तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है तो तुरंत हमें क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। फीडिंग शुड बी गिवन बाय अ सॉफ्ट कप, फीडिंग जब भी हम बेबी को देंगे तो वो सॉफ्ट कप होना चाहिए। एंड द बॉटल एंड ब्रेस्ट नॉट बी स्ट्रॉ, स्पून एक्सेट्रा टू अवॉइड इंजरी। कोई भी स्पून का यूज नहीं करेंगे, स्ट्रॉ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे जहाँ पे सर्जिकल एरिया है वहाँ पे इंजरी को कॉज कर सकते हैं। आफ्टर सर्जरी चाइल्ड में हैव हियरिंग लॉस ड्यू टू फ्रीक्वेंट ओटाइटिस मीडिया, में भी चांसेस हो सकते हैं सर्जरी के बाद में कि पेशेंट क्या है उनको सुनाई ना दे, हियरिंग लॉस हो जाए कंप्लीटली बिकॉज ऑफ ओटाइटिस मीडिया। हियरिंग में यानी कि ईयर में कोई भी, मिडल ईयर में कोई भी इन्फेक्शन होने की वजह से। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमें ध्यान में रखना है क्या क्या करना है। जब भी क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी परफॉर्म की है, ओरल सक्शन नहीं करेंगे, पेशेंट की ओरल कैविटी को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, कोई भी हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, थ्रोट एरिया का कोई भी एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, ओरली हम टेम्परेचर भी बेबी का मेजर नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ सॉफ्ट एल्बो जैकेट रेस्ट्रेंट का यूज करते हैं जिससे बेबी हाथों का यूज ना करें अपने सर्जिकल साइड को टच करने के लिए। मॉनिटर करेंगे साइड ऑफ द इन्फेक्शन, कोई भी रेडनेस, इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन सर्जिकल साइड पर अराइज तो नहीं हो गए हैं।
फीडिंग शुड बी गिवन बाय द फीडिंग, जब भी हम बेबी को देंगे सॉफ्ट कप का यूज करते हुए बेबी को फीड कराएंगे, और नॉर्मली ओवर फीडिंग नहीं कराएंगे, इनफ अमाउंट में कराएंगे जिससे वॉमिटिंग अराइज ना हो। और कोई भी हम स्पून से या फिर स्ट्रॉ वगैरह का यूज नहीं करेंगे बेबी को फीड कराने के लिए, क्योंकि वो इंजरी को कॉज करता है। आफ्टर द सर्जरी चाइल्ड में हैव हियरिंग लॉस, सर्जरी होने के बाद में बहुत ज्यादा चांसेस है कि बेबी क्या है, हियरिंग लॉस हो जाए, उनको सुनाई देना बंद हो जाए ड्यू टू द इन्फेक्शन इन द मिडल ईयर में इन्फेक्शन होने की वजह से, ओटाइटिस मीडिया होने की वजह से बेबी का जो हियरिंग होता है वो लॉस भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी सर्जरी को परफॉर्म करने से? इनिशियली क्या क्या कॉजेज दिखेंगे इमीडिएट फॉर्म में? बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा, क्योंकि बहुत ही हाई मस्कुलर वो होता है, एरिया होता है ये। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग और आफ्टर द सर्जरी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी। इन्फेक्शन हो सकता है सर्जिकल साइड में, इन्फेक्शन ऑफ द सर्जिकल साइड विच कैन बी लीड टू द डिलेड हीलिंग, जिसकी वजह से हीलिंग क्या है वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी हील होने में सर्जिकल एरिया को। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी ड्यू टू स्वेलिंग और द ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी विंड पाइप है वहां पे स्वेलिंग प्रेजेंट हो सकता है, एपिग्लॉटिस रीजन में इंफ्लेमेशन प्रेजेंट हो सकता है, इस वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बेबी में हो सकती है। रिट्रैक्शन टू द एनेस्थीसिया की वजह से एडवर्स इफेक्ट बेबी की बॉडी में देखने को मिलेगा, सच एज द नोजिया और रेस्पिरेटरी इश्यूज, ये सारी कंडीशन एनेस्थीसिया देने से बेबी की बॉडी में अराइज होते हैं। शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या क्या वो तो हमने देखे, इमीडिएट आफ्टर द सर्जरी तुरंत जो कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं ये है शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन। आफ्टर द सर्जरी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज होंगे? स्कारिंग हो सकती है, अब नॉर्मल स्कारिंग इंक्लूडिंग हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग, यहाँ का जो मांस है सर्जिकल साइड का वो बहुत ही ज्यादा थिकेंड हो जाएगा और वहाँ का जो एरिया है वो बहुत ही हार्डन हो जाएगा स्कारिंग की वजह से। अब नॉर्मल स्कारिंग प्रेजेंट होगी। वुंड डेहिसेंस, इसमें क्या होता है, जो वुंड है ओपनिंग ऑफ द वुंड विच कैन लीड टू द इन्फेक्शन एंड द डिलेड हीलिंग। वुंड डिसेंशन में क्या होगा कि वुंड जो है सर्जिकल एरिया जो है वो ओपन हो जाएगा, जिस वजह से हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिलेड हो जाता है। नेक्स्ट नेजल कंजेशन और द ऑब्स्ट्रक्शन, और क्यों हो रहा है, क्योंकि एनाटॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं। अगर नेजल सेप्टम डेविएटेड है तो उस वजह से भी क्या है नेजल कंजेशन जैसी कंडीशन होती है। फीडिंग डिफिकल्टी होगी, इसी के साथ साथ प्रोलॉन्ग पीरियड में, शॉर्ट टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा कि बेबी अच्छे से फीड नहीं कर पा रहे ड्यू टू चेंजेस इन द पैलेट और द लिप, क्योंकि पैलेट में सर्जरी हुआ है और लिप में भी क्या है जिटप्लास्टी हुआ है, इस वजह से वो अच्छे से फीड नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज सॉलो करने में उन्हें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आफ्टर द सर्जरी बहुत टाइम लंबे समय तक के लिए क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है? स्पीच डिफिकल्टी, बेबी को बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, स्पीच डिफिकल्टी और द आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम ड्यू टू द चेंजेस इन द पैलेट और द लिप। क्या है, जब भी सर्जरी परफॉर्म हुआ है तो बेबी स्पीच करने में, जो भी स्पीच का प्रोसेस उनका वो डिलेड हो जाएगा, वो अच्छे से नॉर्मली जैसे बेबी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं उस तरीके से वो बोल नहीं पाएंगे। इसके लिए उन्हें स्पीच रिहैबिलिटेशन जैसे कंडीशन है तो उनको थेरेपी देना नीडेड होता है। डेंटल प्रॉब्लम अराइज होंगी, बेबी के जो लिप टीथ हैं वो अच्छे से अलाइनमेंट में फॉर्म नहीं होंगे। डेंटल प्रॉब्लम सच एज द टूथ डिके जैसी कंडीशन, गम में कोई डिजीज अराइज हो सकता है। अल्टर्ड एनाटॉमी की वजह से, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी की वजह से। हेयरिंग लॉस होगा, जी हमने शॉर्ट टर्म मेथड में भी देखा था कि कोई भी ईयर इन्फेक्शन की वजह से बेबी हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज, अभी सर्जिकल परफॉर्म हुआ है, नॉर्मली जो भी लिप एरिया था उनका अच्छे से फॉर्म नहीं था, फ्यूज नहीं था, तो उनमें सेल्फ स्टीम भी क्या होगा बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल उनका गिरने लगेगा। साइकोलॉजिकल इश्यूज सच एज द लो सेल्फ स्टीम और द एंजाइटी रिलेटेड टू द अपीयरेंस और द फंक्शनल डिफिकल्टी, उनको ये होगा कि मैं नॉर्मल बच्चों की तरह दिखता नहीं हूँ, उनके साथ के सेम एज के ग्रुप के बच्चे उन्हें चिढ़ाएंगे, तो लॉन्ग टाइम मेजर्स में ये उन्हें जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो मतलब आफ्टर द लाइफ टाइम कंडीशन में ये रहते हैं बेबी के अंदर। नेक्स्ट हमारा कंडीशन है ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला एंड द इसोफेजियल एट्रेशिया। तो हमने क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट के बारे में पूरी बात करी कि क्लेफ्ट लिप क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स, क्या क्या कंडीशन होती है जिस वजह से क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जैसी कंडीशन अराइज होती है, क्या क्या साइन और सिम्टम्स हैं, क्या क्या मैनेजमेंट है, इसको सर्जिकल प्रोसीजर का यूज करते हुए हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, और आफ्टर द सर्जरी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन इमीडिएट फॉर्म में
लेटर ऑन लाइफ में कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जो बेबी की बॉडी में देखने को मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन है, इसको कहते हैं शॉर्ट में TEFB, ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला या फिर इसोफेजियल एट्रेशिया। तो इसोफेगस जस्ट नॉट, इस कंडीशन में मेनली होता क्या है, जो इसोफेगस है और ट्रेकिया है, इनका फॉर्मेशन अच्छे से या तो अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होगा। फिस्टुला का मतलब ही ये होता है कि ऑर्गन्स के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट है, जिस वजह से जो ऑर्गन का नॉर्मल जो फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। इसोफेगस अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। ट्रेशिया का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गन अच्छे से डेवलप ना हुआ हो। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इसोफेगस जस्ट नॉट डेवलप प्रॉपरली। एट्रेशिया में इसोफेगस अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, अगर डेवलप हुआ भी है तो अब नॉर्मल वे में है, उनका अपर एंड एंड द लोअर एंड ब्लाइंड होता है। इसोफेजियल एट्रेशिया कंजेनाइटल फेलियर ऑफ द इसोफेगस टू डेवलप कंटिन्यूअस पासेज फ्रॉम द फेरिंक्स टू द स्टमक। फेरिंक्स से स्टमक तक का जो लाइनिंग है वो प्रॉपर अमाउंट में सीधे सीधे नहीं बनेगा, सीधे सीधे नहीं होता है, जिस वजह से पूरी तरीके से इसोफेगस क्या है, अब नॉर्मली डेवलप्ड है या फिर डेवलप्ड हुआ ही नहीं है, फेल हो गया है डेवलप होने से। तो फेरिंग से स्टमक तक का जो लाइनिंग है वो एम्प्टी है, इस वजह से बेबी को फीडिंग डिफिकल्टी होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला में क्या होता है, अब नॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होगा इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में। नेक्स्ट टाइप, इसके टाइप भी होते हैं, अदर कंडीशन होते हैं, वेरी करता है हर एक इंडिविजुअल के ऊपर कि कौन सा उन्हें इसोफेजियल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला हुआ है। तो ये हमारा इसोफेगस है, स्टमक है, ट्रेकिया है। अभी क्या होता है कुछ कुछ पेशेंट में कि इसोफेगस का जो अपर एंड होता है, द लोअर एंड होता है, ये ब्लाइंड होता है, पूरी तरीके से ब्लाइंड है, और यहाँ पे ये इसोफेगस कंटिन्यू नहीं है। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होगा इसोफेगस एंड ट्रेकिया के बीच में। ये देख पा रहे होंगे आप, ये इसोफेगस है और यहाँ पे अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट है ट्रेकिया से, और जो लोअर एंड है इसोफेगस का ये ब्लाइंड है। थर्ड कंडीशन में ऐसा होता है कि जो अपर एंड है इसोफेगस का ये ब्लाइंड होता है, बट लोअर एंड कहाँ से, ट्रेकिया से कनेक्टेड होगा, फिस्टुला प्रेजेंट होता है। और डी वाले में क्या होता है कि इसोफेगस और हमारा जो लोअर एंड है इसोफेगस का, ये बोथ किससे कनेक्टेड होते हैं, ट्रेकिया से कनेक्टेड होते हैं, और फिस्टुला प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ई में क्या होता है, पूरी तरीके से इसोफेगस फॉर्म्ड है, अच्छे से फॉर्म्ड है, पूरा लैरिंक्स से लेके स्टमक तक अच्छे से फॉर्म है, बट यहाँ पे इसोफेगस क्या कर रहा है, कनेक्शन कर रहा है ट्रेकिया से। इसको एच टाइप भी कहते हैं, एच टाइप ऑफ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, H type of tracheoesophageal fistula. So these all are the type of the tracheoesophageal fistula. Next हम देखेंगे डिटेल में टाइप ए में क्या होता है। ये सेकेंड मोस्ट टाइप, बहुत ही कॉमन टाइप है इसोफेजियल फिस्टुला का। इसोफेजियल एट्रेशिया विदाउट फिस्टुला, एट्रेशिया प्रेजेंट है क्योंकि इसोफेगस अच्छे से डेवलप नहीं है पूरी तरीके से, तो यहाँ पे फिस्टुला प्रेजेंट नहीं होता, बट इसोफेगस में डिफॉर्मिटी होती है। डिसकंटिन्यूटी इन द इसोफेगस, इसोफेगस अच्छे से कंटिन्यू नहीं है, बट देयर इज नो फिस्टुला, और इसमें भी फिस्टुला प्रेजेंट नहीं होता। कनेक्शन बिटवीन द इसोफेगस एंड ट्रेकिया, ट्रेकिया और इसोफेगस में कोई भी कनेक्शन नहीं प्रेजेंट होगा, बट इसोफेगस अच्छे से फॉर्म्ड नहीं हुआ होता है। टाइप बी, ये रेयर टाइप है, ये ज्यादातर देखने में नहीं मिलता है, रेयर है। अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस कनेक्टेड टू द ट्रेकिया, अपर पार्ट जो इसोफेगस का होता है वो किससे कनेक्टेड होगा, ट्रेकिया से कनेक्टेड होगा, यानी कि फिस्टुला अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होता है इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में। थर्ड वन टाइप सी, मोस्ट कॉमन टाइप है, मेनली ये देखने में मिलता है पेशेंट में। टाइप 80 to 25% चांसेस होते हैं टाइप सी ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला देखने के। अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस एंड ब्लाइंड, जो अपर पार्ट होता है इसोफेगस का वो ब्लाइंड होता है, एंड लोअर पार्ट कनेक्शन टू द, जो लोअर एरिया होता है स्टमक से जो निकला हुआ होता है, लोअर एरिया ऑफ द इसोफेगस वो कनेक्टेड होता है ट्रेकिया से, वहां पे फिस्टुला प्रेजेंट होता है, यानी कि इसोफेगस के लोअर एरिया कनेक्टेड टू द ट्रेकिया। टाइप डी, ये 1%, ये भी रेयर कंडीशन है, बहुत रेयर देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, लोअर पार्ट, लोअर एरिया ऑफ द इसोफेगस एंड द अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस बोथ आर कनेक्टेड टू द ट्रेकिया, ट्रेकिया से अब नॉर्मली दोनों ही कनेक्टेड होते हैं। टाइप ई, इसको मैंने बताया था, ये एच टाइप भी कहलाता है, एग्जाम में एच टाइप से पूछते हैं। टाइप ई में क्या होता है, जो अपर नो इसोफेगस एट्रेशिया, यानी कि इसोफेगस अच्छे से फॉर्म होगा, कोई भी अबनॉर्मलिटी इसोफेगस की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में नहीं होगा, बट इसोफेगस एंड द ट्रेकिया आर अटैच्ड इन द एच
शेप। किस शेप में ये अटैच होगा? ईसोफेगस का पूरा जो ट्रेकिया से अटैच होगा, फिस्टुला प्रेजेंट है बट एच शेप में प्रेजेंट है। ये ईसोफेगस है और यहाँ पे ट्रेकिया है, तो ये कैसे प्रेजेंट है? यहाँ से। अब नॉर्मल कनेक्शन, ईसोफेगस पूरी तरीके से फॉर्म्ड है बट ट्रेकिया है और इसके बीच में ट्रेकिया से कनेक्शन प्रेजेंट है। नॉर्मली कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट नहीं होता ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में। तो पैथोफिजियोलॉजी किस तरीके से कंडीशन पेशेंट की बॉडी में, बेबीज की बॉडी में काम करती है। तो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड द ईसोफेजियल एट्रेशिया इज अनेबल टू सोलिंग इफेक्टिवली। अगर बेबी के अंदर ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला या फिर ईसोफेजियल एट्रेशिया प्रेजेंट है तो वो अच्छे से क्या सोलो नहीं कर पाएंगे, फीडिंग नहीं कर पाएंगे। ऑक्यूमुलेशन ऑफ द सलाइवा बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, जिस वजह से एक्यूमुलेशन होगा सलाइवा का। फीड इन अपर ईसोफेजियल पाउच, और जो भी फीड वो करेंगे वो अपर ईसोफेजियल पाउच में ही रिमेन रह जाएगा, गैस्ट्रिक कंटेन यानी कि स्टमक में एंटर नहीं कर पाएगा। देन गैस्ट्रोसेक्रेशन में रिगर्जिटेट थ्रू द डिस्टल फिस्टुला। अभी डिस्टल एरिया में जो फिस्टुला प्रेजेंट है जिसका कनेक्शन अब नॉर्मली ट्रेकिया से है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो लोअर स्पिंचर है इसोफेगस का वो अच्छे से फॉर्म ना हुआ हो और जितना भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो रिगर्जिटेट यानी कि बैक फ्लो कर जाए अपर साइड में, अपर एरिया में। एंड अब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी कि बहुत ही लार्ज हैप्पीनेस प्रेशर फील होगा अब्डोमिन में ड्यू टू एयर एंट्रिंग, क्योंकि ट्रेकिया से अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट है तो एयर वहां पे क्या करेगा, एंटर करेगा अंदर लोअर इसोफेगस थ्रू द फिस्टुला। क्योंकि ट्रेकिया से अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट है तो जो एयर है, वेंट पाइप में एयर है, वो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वो अब्डोमिन में वो एयर एंटर कर जाए। पासिंग इनटू द स्टमक ड्यूरिंग द क्राई, जब भी बेबी क्राई करे, रोए, उस टाइम पे क्या होगा, जो एयर है वो उनके स्टमक में एंटर कर जाए। तो ये क्या कॉज करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को भी कॉज करेगा, डेवलप ड्यू टू गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, क्योंकि गैस्ट्रिक डिस्टेंशन गैस्ट्रिक रीजन में क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर है हाई अमाउंट में, इस वजह से एलिवेशन ऑफ द डायफ्राम भी होता है। डायफ्राम का लेवल बहुत ही ज्यादा एलिवेट हो जाएगा। जब डायफ्राम का लेवल बढ़ेगा तो जो भी बेबी है उन्हें रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, अच्छे से वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे और अब्डोमिनल डिस्टेंस, जो अब्डोमिनल गर्थ है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी। एयर का एक्यूमुलेशन भी अब्डोमिन में होगा। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनियाज, अगर बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ में है और एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 2000 हो गया है, 2000 ml से भी ज्यादा हो गया है, पॉलीहाइड्रोमिनियाज है, बेबी गेस्टेशन लाइफ में है और वूम में मदर को 37 वीक से भी ऊपर हो गया है, तब क्या है, पॉलीहाइड्रोमिनियाज जैसी कंडीशन होते हैं और बेबी को एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज होती हैं, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला जैसी कंडीशन अराइज हो जाएंगी। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है, बेबी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, तो भी क्या है, एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी होती है। बेबी प्रीमेच्योर है, लो बर्थ वेट है बेबी का, तो भी क्या है, प्रीटर्म बेबी है, अच्छे से उनका जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से फॉर्म नहीं हुए, बेबी के अंदर ईसोफेजियल ट्रेकियो फिस्टुला जैसी कंडीशन होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 सीज होते हैं, देखने को मिलते हैं ईसोफेजियल फिस्टुला में। कफिंग होगा, बेबी को चोकिंग फील करेंगे कि ऐसे थ्रोट में उनके कुछ स्टक है, ऑब्स्ट्रक्टेड फील करेंगे। साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा क्योंकि ऑक्सीजन डायफ्राम का लेवल कैसा है, एलिवेटेड है, तो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहे, ऑक्सीजन अच्छे से उनके लंग्स में नहीं पहुंच रहे, तो साइनोसिस होगा। ड्यूरिंग द फीडिंग फ्रॉथी सलाइवा यानी कि बहुत ही ज्यादा जो सलाइवा का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही झागदार होगा। इन माउथ अलोंग एक्सेसिव सलाइवेशन एंड द ड्रूलिंग, बहुत ज्यादा ड्रूलिंग सलाइवेशन का सिक्रीशन माउथ से निकलेगा एंड द फ्रॉथी यानी कि झागदार जो सलाइवा होता है उसका सिक्रीशन होगा माउथ में। इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यू टू द आफ्टर फीडिंग, ड्यूरिंग एंड द आफ्टर फीडिंग, फीडिंग के बाद में या फिर फीडिंग के टाइम पर ही क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, इंक्रीज हो जाएगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नॉर्मली तो पेशेंट में प्रेजेंट होगा ही कि वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, पर जब भी वो खाना खा रहे होंगे या फिर खाना खाने के बाद में ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डायफ्राम कैसा है, एलिवेटेड फॉर्म में है, स्टमक ऑलरेडी प्रेशर है क्योंकि एयर का एक्यूमुलेशन भी स्टमक के अंदर हो रहा है, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा लीड करेगा कि बेबी को क्या हो, इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट हो। अब्डोमिनल डिस्टेंशन, अब्डोमिन बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होगा। रिगर्जिटेशन एंड द वॉमिटिंग, क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट क्या है, बहुत ज्यादा फुल है,
और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिगर्जिटेट हो और फोर्सफुल इजैकुलेशन जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाए। चोकिंग एंड द कफिंग, ये हमने 3 Cs में देखा। एक्सेसिव ड्रोलिंग होगा, जो भी सलाइवेशन है वो एक्सक्रीट आउट होगा। फीडिंग इंटॉलरेंस में भी बिल्कुल भी फीड नहीं कर पाएंगे और जो भी मतलब कि खाने का जो भी उनका मन है वो भी लॉस होता रहेगा। फेलियर टू द थ्राइव ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट में भी चेंजेस देखेंगे, बेबी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे और उनका जो भी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर वे में नहीं होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में किस तरीके से इसको डायग्नोज करते हैं, तो एक्सरे शो एयर बबल्स इन द स्टमक। एक्सरे क्या शो करेगा, जब भी हम एक्सरे परफॉर्म करेंगे सबसे पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, मदर से पूछेंगे कि कोई भी अबनॉर्मलिटी उनके घर में उनकी फैमिली में तो नहीं रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, मदर ने अल्कोहल या फिर स्मोकिंग या फिर किसी ड्रग के कॉन्टेक्ट में तो वो नहीं आई हैं। बेबी का फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा हेड टू टो उसको इवैल्यूएट करेंगे, प्रॉपर उसके रिफ्लेक्सेस को चेक करेंगे, उसके बाद हम एक्सरे को फॉर्म करेंगे ये देखने के लिए एयर बबल्स इन द स्टमक, कि स्टमक में एयर, क्योंकि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सरे मेड करेंगे। एंड ओरोगैस्ट्रिक और द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब स्टॉप आफ्टर द डिस्टेंस ऑफ 7 to 10 सेंटीमीटर इंसर्शन। जब भी हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे नोज के थ्रू बेबी के अंदर तो क्या होगा, 7 to 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ईसोफेजियल क्या है, फिस्टुला प्रेजेंट है या फिर एट्रेशिया प्रेजेंट है, जिस वजह से वो 7 to 10 सेंटीमीटर से ज्यादा एनजी ट्यूब जा ही नहीं पाएगा, स्टमक तक रीच ही नहीं कर पाएगा। अनेबल टू रीच द स्टमक, रीच नहीं कर पाएगा, स्टमक में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है जो अपर एंड इसोफेगस का, वो ब्लाइंड है। मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला के लिए, एज सून एज द डायग्नोसिस स्टॉप एडमिट अटेम्प्ट टू फीड, जैसे ही हमें डायग्नोस हो जाएगा कि बेबी को क्या है ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला प्रेजेंट है तो हम उसका फीडिंग स्टॉप कर देंगे, क्योंकि स्टमक तक फीड जाएगा नहीं और बहुत ही ज्यादा चांसेस है वो जो फीड करवा रहे हैं उसको वो एस्पिरेट हो जाए। कीप द न्यूनिट नील पर ओरल एंड गिव द आईवी फ्लूइड एज पर नीडेड, अगर हमें नीड है तो बेबी को आईवी फ्लूइड ही एडमिनिस्टर किया जाएगा, माउथ से कोई भी फूड या फिर फीडिंग नहीं देंगे। ऑल्सो ऑब्जर्व द डिहाइड्रेशन, बेबी को डिहाइड्रेट भी नहीं होने देना, अगर वो माउथ से फीडिंग नहीं ले रहा है तो डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन होगी, इसको प्रिवेंट करने के लिए आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाता है। टर्न द पेशेंट फ्रीक्वेंटली टू प्रिवेंट द निमोनिया, निमोनिया एटलेक्टाइटिस जैसी कंडीशन को लंग्स में कोई भी अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट ना हो, इसलिए पेशेंट की कंडीशन को हमें देखना है। और टर्न द पेशेंट फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली पेशेंट को क्या करेंगे, लाइन पोजीशन में नहीं, सुपाइन पोजीशन में नहीं रखते हैं, पेशेंट को हेड को एलिवेट करके ही उसको फीडिंग करवाते हैं। कीप द बेबी इन सुपाइन अपराइट पोजीशन और मे बी प्रोन विद 30 डिग्री हेड एलिवेशन, बेबी का हेड कैसा 30 डिग्री पे एलिवेट ही रखा जाता है। एंड विद द राइट साइड डाउन, राइट साइड कैसा होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, जिससे जो भी ड्रेनेज है, जो भी ड्रूलिंग है, एक्सेसिव सलाइवेशन है, हम उसको ड्रेन आउट कर पाए। प्रिवेंट द एस्पिरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जिससे कोई भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन का एस्पिरेशन ना हो, रिगर्जिटेशन ना हो और या फिर वॉमिटिंग जैसी कंडीशन ना हो। सक्शन अपर ईसोफेजियल पाउच, जो अपर ईसोफेजियल पाउच है उसको सक्शनिंग के थ्रू जो भी अबनॉर्मल का कलेक्शन प्रेजेंट है उसको रिमूव आउट करेंगे। फेरिंग्स एट द इंटरवल ऑफ द 5 मिनट, 5 मिनट के इंटरवल में ये जो भी हमारा सिक्रीशन है अपर ईसोफेजियल पाउच में उसको सक्शन के थ्रू रिमूव आउट करते हैं। नॉट गिवन एनीथिंग बाय द माउथ, बेबी को कुछ भी माउथ से नहीं देना है, बेबी को नील पर ओरल रखेंगे और जितना भी फ्लूइड है वो आईवी ही एडमिनिस्टर किया जाएगा, ओनली आईवी फ्लूइड इज एडमिनिस्टर्ड। सर्जिकल मैनेजमेंट, जो भी हमारा फिस्टुला प्रेजेंट है, अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट है, ईसोफेगस अच्छे से फॉर्म नहीं है, ट्रेशिया है, उसको सर्जिकल इंटरवेंशन का यूज करते ही ट्रीटमेंट देते हैं। 2 टाइप ऑफ सर्जरी आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, 2 टाइप की सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन द, अगर थोड़ा डिस्टेंस है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है लोअर एंड द अपर एंड में ईसोफेगस के बीच में, तो क्या अगर कितना डिस्टेंस है 2 to 5 सेंटीमीटर से कम का डिस्टेंस है तो लिगेशन कर देते हैं। तो फिस्टुला है, नॉर्मल कनेक्शन को कट ऑफ कर देंगे, कट कर देंगे और अपर एंड द बोथ एंड को एनास्टोमोसिस के थ्रू ट्रीट कर देते हैं। एंड द एनास्टोमोसिस ऑफ द बोथ एंड ऑफ द इसोफेगस। इफ डिस्टेंस मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, अगर डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है इसोफेगस के अपर एंड द लोअर एंड में 2.5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में बेबी को क्या परफॉर्म करते हैं, स्टेजिंग सर्जरी परफॉर्म करते हैं। यानी कि जो स्टेजिंग सर्जरी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज में हम कोलोस्टमी परफॉर्म करते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए,
थर्डली जो भी इसोफेगस है, फिर हम उसको जो फिस्टुला अब नॉर्मली प्रेजेंट है, फिर उसको लेटर ऑन ट्रीट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, इसोफेजियल फिस्टुला इज लिगेटेड, पहले इसोफेजियल जो फिस्टुला इसको लिगेटेड करेंगे एंड गैस्ट्रोस्टोमी परफॉर्म करते हैं टू प्रोवाइड द फीडिंग, बेबी को फीडिंग प्रोवाइड करने के लिए गैस्ट्रोस्टोमी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि माउथ से उसे कुछ भी हमें नहीं देना है। जो अपर एंड है इसोफेगस का वो ब्लाइंड है। गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग प्रोवाइड करेंगे जिससे बेबी का स्टमक क्या है, खाली ना रहे, उसे फीडिंग मिलती रहे और बेबी डिहाइड्रेट ना हो जाए। सर्जिकल क्रिएशन ऑफ द गैस्ट्रिक फिस्टुला को मेड करते हैं गैस्ट्रिक रीजन में थ्रू द अब्डोमिनल बॉल के थ्रू अपनी क्रिएट की जाती है, यूज टू मेनली फॉर द इंट्रोड्यूसिंग फूड इनटू द स्टमक, इसलिए की जाती है मेनली फूड को स्टमक में एडमिनिस्टर करने के लिए। इंडिकेशन क्या है, किन किन कब कब हम गैस्ट्रोस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं, टू डिकम्प्रेस द स्टमक एंड प्रिवेंट द एस्पिरेशन, स्टमक का जो भी प्रोसेस है वो डिकम्प्रेस रहे, जो भी पेरिस्टालिस मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा ना हो, क्योंकि रिगर्जिटेशन को हमें प्रिवेंट करना है, वॉमिटिंग को प्रिवेंट करना है। इसी के साथ ही साथ एस्पायरेट ना, बेबी जो भी वो फूड इनटेक कर रहे हैं वो लंग्स में एस्पिरेट ना कर जाए। इसोफेजियल एट्रेशिया रिक्वायरिंग अ टेम्परेरी गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग, जब भी बेबी को इसोफेजियल एट्रेशिया होता है तो उस टाइम पे जरूरी है कि हम गैस्ट्रोस्टोमी बनाएं, गैस्ट्रोस्टोमी मेड करें फॉर द फीडिंग। इन्फेंट रिक्वायरिंग प्रोलॉन्ग्ड आर्टिफिशियल फीडिंग, इन्फेंट को क्या रिक्वायर्ड है, आर्टिफिशियल फीडिंग की रिक्वायर्ड है, इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है, गैस्ट्रोस्टोमी करने की नीड है। लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं, ऑब्जर्व ड्यूरिंग द गैस्ट्रोस्टोमी, ऑब्जर्व करना है गैस्ट्रोस्टोमी के टाइम पे, चेक द रेसिड्यूअल अमाउंट बिफोर द फीडिंग, जो भी हम उन्हें फीड करवा रहे हैं बेबी को, तो वो कैसा होना चाहिए, कैलकुलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, अमाउंट इज मोर देन 100 ml, जो भी हम फ्लूइड उन्हें इंटेक कर रहे हैं, जो भी हम उन्हें फीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो 10 ml से मोर देन होनी चाहिए। Then not give next feeding because the large residual volume indicate delayed gastric empty and which may cause the aspiration। और अगर हमने 100 ml से ज्यादा फ्लूइड मतलब उन्हें एडमिनिस्टर कर दिया है, उसके बाद हम उन्हें कोई भी फीडिंग नहीं देंगे, इंटरवल का वेट करना है, प्रॉपर वे में वो डाइजेस्ट कर जाए जो भी हमने उन्हें फीडिंग दिया है। इससे हम क्या कर सकते हैं, एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हम उससे ज्यादा देंगे तो स्टमक को एम्प्टी होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कीप द ट्यूब क्लैंप रखते हैं फीडिंग कराने के बाद में, जो भी हमने ट्यूबिंग एडमिनिस्टर करी होती है गैस्ट्रोस्टोमी में, उसको क्लैंप करके रखना है। एंड द फनल शुड बी 20 to 25 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ द स्टमक, और उसे अबव रखेंगे, ऊपर उठा के रखेंगे, नहीं तो गैस्ट्रिक कंटेंट क्या है, नीचे की तरफ ड्रेन होने का चांसेस रहता है। चेक द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक एस्पिरेट, जो भी एस्पिरेशन किया है गैस्ट्रिक को एस्पिरेट करके देखेंगे, उसके पीएच लेवल को देखेंगे, शुड बी 4 और लेस, कितना होना चाहिए, 4 से या फिर उससे कम होना चाहिए। फिर शुड बी ल्यूकवार्म, जो भी फीड दे रहा है वो ना ही बहुत ज्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा हो, बिल्कुल नॉर्मल हम जो भी फ्रूट दे रहे हैं वो ल्यूकवार्म होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द फीडिंग कराने के बाद में इंस्टेड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड क्लैंप इट, जिससे जो भी हमने फीड करवाया है बेबी को वो ट्यूब में स्टक ना रह जाए, चिपक के ना रह जाए, इसलिए फीडिंग कराने के बाद में उसको नॉर्मल वाटर से पुश कर देते हैं, उसके बाद में हम क्लैंप कर देंगे। क्लैंप करना नीडेड है, और जो भी ट्यूबिंग है उसको हमें 20 to 25 सेंटीमीटर अबव रखना है स्टमक लेवल से। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज पहले तो हमने गैस्ट्रोस्टोमी में करा, देन उसके बाद में इसोफेजियल एनास्टोमोसिस, यानी कि इसोफेगस का जो भी एंडिंग है उसे कट करके एनास्टोमोसिस करेंगे। परफॉर्म इसोफेजियल रिकंस्ट्रक्शन विद द सेगमेंट ऑफ द कोलोन एट द एज ऑफ द 18 मंथ, ये कभी परफॉर्म करेंगे। गैस्ट्रोस्टोमी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करते हैं, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, बेबी नील पर ओरल ही रहेगा, माउथ से कुछ भी इंटेक नहीं करेगा, तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए गैस्ट्रोस्टोमी बनाया जाता है। बट उसके बाद में लॉन्ग टाइम मेजर के लिए प्रॉपरली पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमें इसोफेजियल क्या करते हैं, हम एनास्टोमोसिस करते हैं। परफॉर्म इसोफेजियल रिकंस्ट्रक्शन विद द सेगमेंट और द कोलोन एट द एज ऑफ द 18 मंथ के टाइम पर ही ये सर्जरी परफॉर्म करेंगे। आफ्टर दिस रिपेयर गैस्ट्रोस्टोमी इज क्लोज्ड एंड स्टार्ट ओरल फीडिंग, जैसे ही हमने फिस्टुला को रिमूव कर दिया, दोनों एंड हैं जो इसोफेगस के उसको प्रॉपरली वे में फॉर्म कर दिया, उसके बाद में जो हमने गैस्ट्रोस्टोमी पहले परफॉर्म करी थी उसको क्लोज कर देंगे। देन हम नॉर्मली फीडिंग बेबी की ओरल फीडिंग स्टार्ट कर देंगे, देन वो माउथ से फीड कर सकते हैं।
So thank you class. This is all about today class. हमने आज पढ़ा कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी के बारे में, जीआई ट्रैक के, क्लेफ्ट लिप क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, और ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला क्या होता है। आगे की क्लास में हम फर्दर कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने आज की इस क्लास से कुछ भी सीखा हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो।